हेलो, हाय, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की जो हमारी पॉलिटिकल की क्लास है, आज वो हमने सुबह नहीं दी थी। सुबह आपके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आई, साल की सबसे बड़ी वैकेंसी है, उसके सिलेबस के बारे में और परीक्षा तिथि के बारे में आपको जानकारी दी थी। लेकिन हमारी जो हमने ये क्लास हमने पर डे रखनी है, इसलिए पॉलिटिकल के अंतर्गत जो हमारी मिशन सरकारी नौकरी के तहत जो क्लासेस चल रही हैं, उनमें आज आपके लिए संविधान के महत्वपूर्ण स्रोतों को कवर करेंगे। इससे पहले हमने स्रोत कवर कर लिए थे, आज महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे। तो यही संविधान के अनुच्छेद कैसे हैं, आपको इस वीडियो में आपके जो अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के, आपको अब कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ट्रिक से इस प्रकार से आपको याद करवाया जाएगा कि आप सिर्फ समझना है, और तरीके के साथ एक बार अगर आपने ये क्लास वीडियो देख ली तो आप यहाँ से कभी भी अनुच्छेदों को भूलने वाले नहीं हैं। यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन बने, कहीं से भी बने, उसको आप एक भी क्वेश्चन को बाहर नहीं जाने देंगे हम। इस प्रकार की वीडियो आपके लिए रखी है कि यहाँ से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको आपके लिए सब पूर्ण रूप से कवर कराया जाए, जो आपके लिए यूपीएससी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सीटेट, एनटीपीसी एग्जाम, रेलवे, पटवारी, जितनी भी भर्ती परीक्षा हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अगर बात बात कर करें, भारतीय संविधान हमने पढ़ लिया था। तो भारतीय संविधान में कुल जो भाग थे, भागों की जो संख्या है वो कितनी रखी गई? 22 भाग हैं, जिनको 395 अनुच्छेदों में बांटा गया है। 395 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद रखे गए? 395 अनुच्छेद है। और 12 अनुसूचियाँ, अनुसूचियाँ भी कितनी है? 12। ये भी आपको ध्यान देना है। अनुच्छेदों की संख्या की बात करें तो 395 अनुच्छेद कितने पढ़ने हैं हमें? 395 अनुच्छेद पढ़ने हैं, और साथ साथ 12 अनुसूचियाँ हैं, और इनमें महत्वपूर्ण ये 5% है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान की जो वर्तमान स्थिति है वो कितनी है? 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 5%। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है, ध्यान रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं और कितने परसेंट। ये यो की यो सेम टू सेम पूछा गया था कि भारतीय संविधान की स्थिति क्या है वर्तमान में। तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 5%, तो ध्यान रखना। और जो मूल संविधान बना था उसमें भारतीय कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8 थी। लेकिन अब वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियाँ हो गई। अगर बात करें अनुच्छेदों की, तो अनुच्छेदों की संख्या 450 के आसपास पहुँच चुकी है। लेकिन मूल रूप से जो अनुच्छेद हैं वो 395 ही है, इनमें भाग आ, का, खा ऐसे जोड़ दिया गया है। तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण पहले भाग को देखते हैं। भाग 1, भाग 1 की बात करें तो भाग 1, सबसे पहले कोई भी शुरुआत हो, प्रस्ताव में होती है, तो सबसे पहले उसके बारे में जाना जाता है, उसके क्षेत्र के बारे में जाना जाता है, किसी भी चीज़ की उसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये सब जाने जाते हैं। ध्यान रखना। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। संघ और उसके राज्यों का उल्लेख किया गया है किसमें? भाग 1 में, अनुच्छेद 1 से 4 तक। बात करें तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो ध्यान रखना, भारतीय ये क्वेश्चन बन चुका है कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश, यानी नए राज्यों का गठन, निर्माण संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 2 के तहत किए गए हैं। अनुच्छेद 3 राज्यों के क्षेत्रों, सीमा और नामों परिवर्तन। ध्यान रखना, राज्यों का संघ होगा, एक यूनियन है। उसका दूसरे नए राज्यों के नामों का उल्लेख, उनका जो राज्य है उनका प्रवेश, नए राज्यों का निर्माण करना। अनुच्छेद 3 में बात करें तो राज्यों के क्षेत्रों की जो सीमाएं, उनका सीमांकन करना और उनके नामों में परिवर्तन करने संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 3 में मिलते हैं। तो पहले राज्यों को, राज्यों का संघ भारत को, दूसरे में राज्यों का प्रवेश यानी नए राज्यों का निर्माण, और तीसरा राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन का उल्लेख अनुच्छेद 3 में किया गया है। अब बात करें भाग 2 की, तो भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, भाग 2 का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 5 से 11 तक। और इसमें क्या है? 5 से 11 तक भारत की जो नागरिकता है, यानी कि भारत, कौन व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, उसका उल्लेख किया गया है भाग 5 से 11 में। इसकी एक ट्रिक है नाग पंचमी। क्या ट्रिक हो सकती है? नाग पंचमी। नाग पंचमी से मतलब है सीधा सीधा, नाग माने हो जाती है नागरिकता, नाग माने क्या हो जाती है? नागरिकता। पंचमी माने 5वां। तो 5वें अनुच्छेद से प्रारंभ हो जाती है नागरिकता, और कहाँ तक रहती है? 11वें अनुच्छेद तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए।
अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। तो भाग 3 में उल्लेख किया गया है 12 से 35 तक। तो ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, यहाँ से अधिकांश है एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि भारत में भाग 3 में क्या मिलता है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में प्रदान किए गए हैं, इनका उल्लेख है 12 से 35 तक। 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना, भाग 3 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों से। मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद किससे मिलता है, 12 से 35 के मध्य। अब बात करें तो भारत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए, तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं वर्तमान में। कितने, 6। पहले मूल संविधान में कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे, ये भी आपको दे लेना है। मूल संविधान में कितने थे, 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। इनमें से संपत्ति का जो अधिकार था, किसका, संपत्ति का जो अधिकार, मौलिक अधिकार था, उसे यहाँ से हटा करके कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6, जिनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार हैं। इनकी अलग से हम अधिकारों को समझाने के लिए एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आएगी अधिकारों से संबंधित, उसमें वहाँ पर कवर किया जाएगा सभी को। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ। तो भाग 4 का जो संबंध है, तो ध्यान रखना 4A, भाग 4A, इसमें क्या है, उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51A और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य क्या दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ध्यान रखना, इससे पहले हम आपको बता दें भाग 4 जो भी है, खाली भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। किसका उल्लेख किया गया है, नीति निर्देशक तत्व। ये भी आपको ध्यान दे लेना है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है भाग 4 में। और भाग 4A और 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख, यानी मूल कर्तव्य जुड़े गए, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको शामिल किया गया था। तो ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य कितने हैं वर्तमान में हमारे, 11 मौलिक कर्तव्य। कितने कर्तव्य में, 11, यानी 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान शामिल किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब तुलना करते हैं यहाँ पर। तो भाग 5 और भाग 6, यहाँ पर अनुच्छेद भाग 5 और भाग 52 से 51 तक, और भाग 6 152 से 237 तक। यहाँ पर तुलनात्मक रूप से हम पढ़ेंगे, ताकि आपको यहाँ की यही दोनों में अंतर, डिफरेंस समझ में आ जाए कि भाग 106 में क्या है और भाग 5 में क्या है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के समान अधिकार होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति केंद्र के अंतर्गत होता है और राज्यपाल राज्यों के अंतर्गत होता है। इसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया जाएगा। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका उल्लेख किसमें मिलता है, अनुच्छेद 52 के तहत। अनुच्छेद 53 शक्ति एवं कार्य, यानी राष्ट्रपति के शक्ति और कार्य, यानी राष्ट्रपति भारत की एक कार्यपालिका होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति। इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 की बात करें तो अनुच्छेद 54 में निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया, की राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा, कौन कौन सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 54। अब यहाँ से राज्यपाल के बारे में देखते हैं। तो जस्ट ये अनुच्छेद 52, 53, 54, इनको जस्ट 100 से ऊपर करके, यानी 150 से ऊपर जैसे बढ़ेंगे तो एक एक इनमें प्लस करके बढ़ा देना है। 100 तो यहाँ पर रहेगा ही, ये आपको देख लेना है। यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद था, तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख, 53 में राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों का उल्लेख, तो 54 में राज्यपाल की शक्ति और कार्यों का उल्लेख, यानी एक प्लस करके राज्यपाल को बढ़ाना है, आपको ध्यान रखना। राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 54, और राज्यपाल का निर्वाचन अनुच्छेद 155। और राज्यपाल का निर्वाचन कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं, ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं महाभियोग की प्रक्रिया की। तो महाभियोग 61 में, महाभियोग का उल्लेख किसमें मिलता है, 61 में किया गया है। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की 52 में, वो 72 में, 72 में दी गई है।
और अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की किसमें उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह, यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? अनुच्छेद 143 में मिलता है, ध्यान रखना। उसे माने ना माने ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट को जो सलाह देता है उसको मानना ना मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 इसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 61 को भी 61 बता ही दिया, महाभियोग की प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति की जो स्थिति है वो अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ पर मिलता है? अनुच्छेद 63 में। और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। तो राज्यपाल किसके सभापति के रूप में कार्य करता है? राज्यसभा का सभापति होता है। कैसा सभापति होता है? पदेन, ये भी ध्यान देना है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई भी वेतन नहीं प्राप्त होता, लेकिन उसे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन मिलता है। ये भी आपको ध्यान दे लेना है। किसके रूप में वेतन मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। राज्यसभा के सभापति के रूप में इसको वेतन मिलता है, ये भी ध्यान देना। उपराष्ट्रपति के रूप में उसे किसी भी प्रकार का कोई वेतन दिया नहीं होता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे। अब हमने पढ़े थे राष्ट्रपति और राज्यपाल, अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को तुलनात्मक रूप से ही पढ़ना है यहाँ पर, ताकि आपका एक भी अनुच्छेद मिस ना हो। तो अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है। संसदीय जो कार्यपालिका है उसका जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है? संसदीय कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत का एक प्रधानमंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का एक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी का उल्लेख, ये भी ध्यान दे लेना है कि महान्यायवादी का उल्लेख किसमें मिलता है? अनुच्छेद 76 में मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। प्रधानमंत्री का उल्लेख 75 में, 74 के अनुसार एक मंत्रिमंडल होता है। अब यही मुख्यमंत्री के भी बारे में देखते हैं। तो मुख्यमंत्री का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 163 जिसमें मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल, कौन सा मंत्रिमंडल? राज्य मंत्रिमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 163 के तहत। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 165 में राज्य का जो महाधिवक्ता है, तो ध्यान रखना महान्यायवादी कहाँ कार्य करता है? केंद्र में, और महाधिवक्ता कहाँ पर रहता है? राज्य में। ये भी आपको ध्यान दे लेना है यहीं। तो महाधिवक्ता के बारे में पूछा जाए तो अनुच्छेद 165 में उल्लेख मिलेगा और महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 76। अब यहाँ पर आपको ध्यान दे लेना है कि यहाँ पर जितने अनुच्छेद हैं 74, 75 और 76, तो इनमें से आपको माइनस करके 11 करना है। क्या करना है? -11 करके मुख्यमंत्री के अनुच्छेदों को लिख लेना है। तो सभी में से 11 घटेगा। 74 में से 11 गए 163, 63 बचा, तो 100 से ऊपर लिखना ही हमको। 75 में से 11 गए 64, 76 में से 11 गए 65। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। सरल, इसको एक ट्रिक है, ध्यान रखना, ट्रिक सरल। इसके जरिए आप संसद, राज्यसभा और लोकसभा को याद कर सकते हैं। संसद के जो सदन है उसको भी याद कर सकते हैं सरल के रूप में। सरल से संसद, राज्यसभा और लोकसभा को याद कर सकते हैं। सरल सा का उल्लेख है, संसद का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 79। तो भारत की संसद होगी, उसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 79 के तहत। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख मिलता है और अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के बारे में प्रावधान किए गए। अब यहाँ से भी आपको वही प्रक्रिया अपनानी, -11 करके 11 करके आपको राज्य जो विधानमंडल है उसके बारे में भी वर्णन करना है, तो यहाँ याद कर लेना है। तो इससे -11 करके राज्यों के विधानमंडल को लिख लेना है। जैसे 79 है उसमें से 11 किए तो 68 बचा, तो 168 में विधानमंडल राज्य का। अनुच्छेद 170, 80 में से, तो देखिए आगे देख लेना है। यहाँ पर अनुच्छेद 170 में विधानसभा का उल्लेख किया गया है, यहाँ पर लोकसभा है तो यहाँ पर विधानसभा है। अनुच्छेद 175 में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है, ये भी आपको ध्यान दे लेना है। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में भी आपको 11 करके लिखना है, विधानसभा आ जाती है। अनुच्छेद 100 निर्णायक मत देने का अधिकार,
अनुच्छेद 100 में किसका उल्लेख मिलता है? राष्ट्रपति के द्वारा निर्णायक मत देने का अधिकार है राष्ट्रपति का। संयुक्त अधिवेशन के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 108, यानी दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। अनुच्छेद 110 में धर्म विधेयक, मोस्ट इंपोर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है कि धर्म विधेयक का उल्लेख किसमें मिलता है? अनुच्छेद 110 में। और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 160 में किया गया है। अब बात करते हैं बजट। तो बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 के तहत किया गया है। तो ध्यान रखना, बजट में और धर्म विधेयक दोनों में अंतर है। धर्म विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा केवल धर्म विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, लेकिन अन्य जितने भी विधेयक हैं वो किसी भी सदन में लोकसभा और राज्यसभा में पहले लाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा अनुच्छेद 116 की। इसमें लेखा अनुदान का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक, तो ये धन विधेयक था, ध्यान रखना। अब आती है बात वित्त विधेयक की। तो वित्त विधेयक का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 117 के तहत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं आपके उनको जोड़ने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो बदस्तूर आपके पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। साथ साथ और भी जो क्लासेज है वो यहाँ पर समय समय से मिलती रहेंगी। धीरे धीरे सेटलमेंट बैठेगा, जैसे सभी क्लास उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे आपके लिए प्रत्येक एग्जाम के लिए। और हमने पहले ही कहा था कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके वाला, उसके लिए भी टेस्ट सीरीज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसके लिए भी टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। हफ्ते में लगभग 1 या 2 बार आपको टेस्ट देखने को मिलेगा, ताकि आपकी जो तैयारी है उसको आप आसानी से बेहतर बना सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय को हम वैसे बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय क्या बोलते हैं? इसको उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, ध्यान रखना। तो अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 124 के तहत एससी का गठन, यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 131 में एससी के अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 138 में। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कैग की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 148, ध्यान रखना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 148 में। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राज्य के उच्च न्यायालय की। तो राज्यों का उच्च न्यायालय का उल्लेख मिलेगा अनुच्छेद 214 में, यानी एक कम करके लिखना है, 200 बढ़ करके। यहाँ पर आपको ये जो अक्षर है 1 2 4 और यहाँ पर 1 2 4 वही तीनों अक्षर है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है। यानी जो एक वाला भाग है उसको बीच में कर देना है और 2 वाले को आगे कर देना है। इस प्रकार से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को आसानी से आगे कर सकते हैं। और जो 4 है वो अंत में ही रहेगा, लेकिन 1 और 2 को आपस में बदल देना है। उससे आपको उच्च न्यायालय के बारे में पता चल जाएगा। अनुच्छेद 214 के तहत अनुच्छेद 216 में एससी का गठन, यानी उच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया भी की गई है, अनुच्छेद 216 के तहत की गई है। अब बात बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं केंद्र राज्य के मध्य संबंध, यानी केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में। इसका उल्लेख अनुच्छेद 249 में राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद से संबंधित समझौते संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का उल्लेख मिलता है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग
का उल्लेख, तो मोस्ट है ध्यान रखना। तो वित्त आयोग का उल्लेख किस में मिलता है, तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 यानी भारत का एक वित्त आयोग हुआ, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 280 में। अखिल भारतीय सेवाएं IAS IPS और IFS, तो इनका उल्लेख अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किसमें मिलता है, अनुच्छेद 312 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 315 संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, इसका उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 315 में ध्यान रखना। अनुच्छेद लोक सेवा आयोग का उल्लेख किसमें मिलता है, तो अनुच्छेद 315। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख 312 और वित्त आयोग 280। अब आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक जो जितनी भी अनुच्छेद थे उनको तुलनात्मक रूप से कवर किया। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ अनुच्छेद हैं जो शेष बचे थे जिनको नहीं कवर कर पाए, उनको यहाँ पर देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 के तहत मिलता है, ध्यान रखना। तो निर्वाचन आयोग भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, इसका उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 324 में किया गया है। राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी और लिपि देवनागरी, यानी जो भारत की राजभाषा है कौन सी है, हिंदी, और लिपि कौन सी है, देवनागरी। अब आपातकालीन प्रावधान, यह आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, 356 के तहत और अनुच्छेद 360 के तहत। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, 352, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रीय आपात लगता है तो उसको कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब 352 में भारी विद्रोह, सशस्त्र क्रांति के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। दूसरा, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में कहाँ लगेगा, ये राज्यों में लगता है, ध्यान रखना। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जा सकता है, या अगर किसी भी राज्य की जो स्थिति है, सरकार नहीं चल पा रही है, संविधान के अनुसार नहीं कार्य कर पा रही है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा शासन लगाया जा सकता है। और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन का तो लगता है, लेकिन उसके रूप में कार्य कौन करता है, वहाँ पर राज्यपाल करता है, और समय समय पर राष्ट्रपति को उसकी सूचना देता रहता है। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात, जो कि भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात की स्थिति भारत में नहीं बनी है, ध्यान रखना। और राष्ट्रीय आपात की स्थिति अब तक कितनी बार बनी है, 3 बार। तो राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगाया जा चुका है, 3 बार लगाया जा चुका है, ये भी ध्यान रखना। वित्तीय आपात की स्थिति अभी भी एक बार भी नहीं बनी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी संसद के द्वारा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो किया गया है वो अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है, यानी संसद 300 अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है। तो संविधान संशोधन का उल्लेख किसमें मिलता है, 368 में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अन्य जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो शेष रहे थे, इनमें जो महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का विरोध, ये निषेध किया गया है। इसमें छुआछूत का निषेध किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ द मिलिट्री, अल्पसंख्यकों हितों का उल्लेख किसमें मिलता है, अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 40 पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है। और अनुच्छेद 352 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किसमें मिलता है, अनुच्छेद 352, जिसको मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।